Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of January 2021। 19 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक रह गया है तो यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज़। एंड इसके अलावा सीसैट का कोर्स हमारा चल रहा है, लगभग 47 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, द लींग टेडोंगे केव्स लोकेटेड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लींग टेडोंगे केव्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था। आपको बताना है कौन सी कंट्री में है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ट्यूनीशिया, थाईलैंड। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज thrombocytopenia? What is thrombocytopenia? Options are low platelet count in blood, low red blood cells count in blood, C deficiency of vitamin K in the body, या D deficiency of hemoglobin। तो ये thrombocytopenia क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज मंथली प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सर्विस सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर द WPI। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैव हाईएस्ट वेटेज इन द WPI। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 2 ओनली। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड में मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। नाउ आज की जो पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन जो है, इसने एक लॉन्च किया है अ मंथ लॉन्ग कैंपेन कॉल्ड सक्षम। सक्षम कैंपेन लॉन्च किया। इट इज़ अ मंथ लॉन्ग कैंपेन सक्षम। अब सक्षम किस तरीके का कैंपेन है देख लेते हैं। सो इट इज़ अ पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन। क्या है? पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन दैट एम्स टू हाईलाइट द एडवर्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट। तो सक्षम बेसिकली क्या है? इट्स अ पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन, जिसका एम ये है कि एडवर्स इफेक्ट हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ता है व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट। अगर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द आइडिया इज बेसिकली टू कन्विंस द कंज्यूमर्स टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स। आइडिया क्या है PCRA का? आइडिया ये है कि लोग जो है क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव कर जाएं। क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव करेंगे तो ना केवल एनवायरनमेंट क्लीन होगा बल्कि पॉल्यूशन का लेवल कम होंगे। पॉल्यूशन कम होगा तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी कम रहेगा। ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट अंडर दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं। दूसरी जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कोवैक्सिन नॉट टू बी यूज्ड इन केसेस ऑफ एलर्जी, फीवर, पुअर इम्यूनिटी। तो यहाँ पे भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है वो, भारत बायोटेक कहाँ का है? हैदराबाद का। पहली चीज़ तो याद रखना कि भारत बायोटेक कहाँ का है? हैदराबाद का है। इसने एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम है कोवैक्सिन। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? कोवैक्सिन है। एंड भारत बायोटेक हैज़ वार्नड अगेंस्ट द यूज ऑफ वैक्सीन इन पीपल ऑन ब्लड थिनर्स। ठीक है ना। तो भारत बायोटेक ने भी वार्निंग दी है ना। भारत बायोटेक ने वार्निंग दी कि जिसकी इम्यूनिटी पुअर है, एलर्जी है या फीवर रहता है जिनको, वो इस वैक्सीन को ना लें। ओके, तो भारत बायोटेक हैज इटसेल्फ गिवन दीज थिंग्स। अब यहाँ पे अगर आपको देख रहा हो तो वैक्सीन का काम बिल्कुल चल रहा है। देखो 2-3 टर्म्स है जो वैक्सीन से जुड़े हैं, आप उनको प्रिपेयर कर लें। एक तो टर्म था वैक्सीन नेशनलिज्म का। देयर वाज अ टर्म नेम्ड वैक्सीन नेशनलिज्म, जिसमें ये था कि जो वैक्सीन बनाएगी कंट्री वह अपने पास बस ना रखे, सबको प्रोवाइड करवाए ताकि उसका नेशनलाइजेशन ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अपने इंडिया के लिए तो इंडिया यूज़ करे, सबको प्रोवाइड कराओ, है ना। सबको बिल्कुल हक है। मतलब वैक्सीन नेशनलिज्म था। दूसरा टर्म है वैक्सीन हेजिटेंसी चल रहा है इस समय। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब कि लोग वैक्सीन लेने से पहले कतरा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है प्रॉपर। तो इसका बिल्कुल मैंने पहले ही बताया था, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी ट्रायल्स हुए उनके रिजल्ट्स पब्लिक के सामने रखने चाहिए। अगर आप उनको पब्लिक को बताओगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके उनको एक्सप्लेन करोगे, तब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्रेडिबल रहेगा आपका जो अप्रोच है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दोगे कि नहीं आपको वैक्सीन लेनी है, या तो कोई वैक्सीन लेना है, कोविशील्ड लेना है, तो देयर विल बी सब हेजिटेंसी। लेकिन आप उसको टेलीकास्ट करके, एड्स दिखा करके, अलग अलग चीज़ों में अवेयरनेस और पोस्टर्स के साथ, है ना, और आप बड़े बड़े जो रोल मॉडल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे
रोल मॉडल्स को अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो, बिल्कुल ऑनलाइन लगवाओ, लाइव लगवाओ, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इंडिया में, तो खास तौर पे जो कि रोल मॉडल कल्चर पे चलता है इंडिया, तो ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा। अगर खुद प्राइम मिनिस्टर वैक्सीन ले रहे हों और हम लोग इसको देखें तो हम लोग डेफिनेटली लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है यार हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ले रहा है तो हम क्यों नहीं ले, है ना। तो ये आप इस तरीके की चीज़ें करके लोगों को कन्विंस कर सकते हो। तो वैक्सीन काफ़ी दी गई है। नियरली 1.48 लाख पर्सनस गॉट द शॉट ऑन द थर्ड डे, एंड इसमें जो इवेंट था एडवर्स इम्पैक्ट के, वो 580 तक पहुंच गए हैं। 580 एडवर्स इम्पैक्ट हैव बीन रीच्ड। दूसरा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है ओनली पुलिस शुड डिसाइड ऑन द ट्रैक्टर रैली सेज द सुप्रीम कोर्ट। ना सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा ये काफ़ी डाइसी डिसीजन एक दिया है। अभी ट्रैक्टर रैली का जो फार्मर्स उन्होंने कहा था, और ट्रैक्टर रैली के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि आप फैसला लीजिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये जो सिचुएशन एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एंड पुलिस शुड बी एबल टू डील विद इट, है ना। पुलिस को डील करने के लिए कह दिया। तो देखो क्या होता है, कई बार अगर पुलिस के पास मीन्स हैं, वायलेंट मीन्स भी हैं, है ना, और अप्रोच ऐसी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक फुल फ्लेजेड एक उस पर कन्वर्ट हो जाए। दिस शुड हैव बीन द थॉट प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, एंड दे शुड हैव गिवन सम क्वालिटी जजमेंट ऑन दैट। द गवर्नमेंट शुड नॉट आस्क द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशूज कंसर्निंग द लॉ एंड ऑर्डर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के केसेस में गवर्नमेंट शुड नॉट आस्क द कोर्ट्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के थ्रू आप खुद हैंडल करिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल अलग से हिंट भी दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट CJI इज सेइंग दैट यूनियन ऑफ इंडिया एंड द दिल्ली पुलिस टू इन्वोक ऑल इट्स पावर्स। आपके पास जितनी पावर है आप इन्वोक करो, है ना। This is what has been written, na. CJI said there was still time for the Union of India and Delhi Police to invoke all its power. उनके पास टाइम है to invoke all its power. So this should not have been the approach of the Supreme Court. This is what I feel, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस देश की, है ना। और इस तरीके से पुलिस एक्शन के लिए आपका बोलना कि पुलिस शुड डिसाइड, दिस शुड नॉट हैव बीन द अप्रोच, है ना। आगे थोड़ा सा मैप में भी मैं एक बार आज का मैप आपको दिखा देता हूँ। जो मैप हमारे पास है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्कैंडिनेवियन मैप है, दिस इज द स्कैंडिनेविया मैप। आप सबसे ऊपर यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा नॉर्वे दिख रहा है। देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क आपकी मानी जाती है। स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन एग्जैक्टली बोलते हैं। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियन ओरिजिन कंट्रीज देखें तो आइसलैंड भी आता है, आपका नॉर्वे भी आता है ना, आपका ये सारी कंट्रीज भी आती हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं ये ऐसे नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती है। दीज आर नोन एज द नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है ना। तो नॉर्डिक कंट्रीज विद स्कैंडिनेवियन ओरिजिन की हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा मैंने फैक्ट बता दिया, है ना। तो इसको कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा नॉर्वे दिख रहा है, सबसे पहले नॉर्वे दिख रहा है। और नॉर्वे की जो कैपिटल है वो कौन सी है? नॉर्वे की कैपिटल है आपका ओस्लो, देखो दिख रहा है, ओस्लो दिख रहा है। फिर स्वीडन का स्टॉकहोम दिख रहा है, ठीक है ना। अब नॉर्डिक में मैंने बता दिया आपको डेनमार्क है। नॉर्डिक में आपका क्या क्या है? डेनमार्क है। और ये देखो डेनमार्क, ये नीचे है डेनमार्क, ये कोपेनहेगन उसकी कैपिटल भी है, देखो डेनमार्क की कोपेनहेगन। तो डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, नॉर्वे ये ऊपर मैंने आपको दिखा दिया। देन आपका स्वीडन हो गया, स्वीडन आपका ये दिखा दिया मैंने, स्वीडन, दिस इज स्वीडन एंड स्टॉकहोम उसके नीचे कैपिटल वाला पार्ट है। और देन फिनलैंड है आपका, देखो दिस इज द फिनलैंड वाला पोर्शन, फिनलैंड। और हेलसिंकी उसकी जो कैपिटल है, हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। एंड आइसलैंड बेसिकली ये भी आपका नॉर्डिक ओरिजिन कंट्रीज में आता है, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग। यहाँ फिर आपको दिख रहा होगा, देखो नॉर्वे के इधर साइड नॉर्वेजियन सी दिख रहा होगा। नॉर्वे के उधर साइड क्या है? नॉर्वेजियन सी दिख रहा होगा। और ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया दिख रही है, देखो गल्फ ऑफ बोथनिया। नॉर्वे ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया दिख रहा है ना। और यहाँ पे फिनलैंड और एस्टोनिया, जो नीचे एस्टोनिया है वहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड, देखो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड है। और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यहाँ पे पोलैंड, इस वाले पोर्शन से देखो टच करता हुआ आपका बाल्टिक सी रीजन भी है। बाल्टिक सी रीजन भी देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। दिस इज अनदर पार्ट विच इज इम्पॉर्टेंट। एंड बाल्टिक सी को इनक्लोज कौन कौन सी कंट्रीज कर रही हैं? देखो ऊपर आपका यह इधर डेनमार्क कर रहा है नीचे, ठीक है ना। फिर इधर आपका एस्टोनिया कर रहा है,
फिर आपका फिनलैंड कर रहा है, फिर लातविया कर रहा है, लिथुआनिया कर रहा है, स्वीडन कर रहा है, थोड़ा सा पोर्शन जर्मनी का भी कर रहा है ना, और ये थोड़ा पोलैंड का भी, रशिया का भी, ये सराउंड कर रही हैं, इनक्लोज कर रहा है ना, इनक्लोज कर रही हैं ये कंट्रीज आपके किसको, बाल्टिक सी को, ठीक है। तो बाल्टिक सी को इनक्लोज करने वाली कंट्रीज है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे नॉर्वेजियन सी बता दिया, गल्फ ऑफ बोथनिया बता दिया, एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड बता दिया। तो दिस वाज द मैप ऑफ दिस रीजन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स में देखते हैं क्या क्या है। तो आगे आने वाला जो पार्ट आई थिंक एडिटोरियल का पार्ट है। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है बीइंग टेथर्ड टू बार्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली जिस ग्रुप को सेलेक्ट किया है आज, वो है प्रिजनर ग्रुप, ओके। क्योंकि प्रिजनर ग्रुप जो है लॉकडाउन के टाइम में, चाहे नॉन लॉकडाउन का टाइम हो, दे आर ऑलवेज इन द लॉकडाउन, वो हमेशा लॉकअप्स में ही रहते हैं। तो एक्चुअली उनके बारे में ऑथर ने लिखा है कि देखो, चाहे यूएसए में केस हुआ था अभी टेक्सास में, जहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स की डेथ हो गई थी और कोविड पॉजिटिव भी आए थे, और यूके में लगभग 121 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो कि आए। तो ऑथर ने कहा है कि यूके एंड यूएसए के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद इंडिया। वो केस इंडिया के साथ नहीं है ना, क्योंकि इंडिया में लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पर्सन जो कि बार्स के अंदर हैं। लेकिन ऑथर ने वहीं पर दूसरी बात ये भी बताई है कि बार के अंदर जो लोग हैं, क्या उनमें से हर व्यक्ति कन्विक्ट है? नहीं, कन्विक्ट और अंडर ट्रायल में ज़्यादा कौन है? अंडर ट्रायल्स आर मोर इन नंबर। अंडर ट्रायल्स वो व्यक्ति होते हैं जो कि अभी जिनके लिए ट्रायल चल रहा है, दे हैव नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, उनको गिल्टी प्रूव किया नहीं गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अंडर ट्रायल्स वो लोग हैं। और इंडिया की जो प्रिजन्स है उसमें बहुत सारे केस जो पीपल आर अंडर ट्रायल, यूटी कैटेगरी के लोग ही हैं, है ना। तो यूटी प्रिजनर्स के बहुत सारे राइट्स हैं जो कि छिन जाते हैं बिकॉज ऑफ कमिंग टू प्रिजन, है ना। हो सकता है वो इनोसेंट हो सकता है उन्होंने कुछ किया भी ना हो, फिर भी दे आर ट्रीटेड एज कन्विक्ट्स ओनली, एंड दे आर रिसाइडिंग विद द कन्विक्ट्स, दे आर रिसाइडिंग एंड इन सच अ कंडीशन जहाँ पे हाइजीन और प्रॉपर कंडीशंस नहीं है ना, कहना चाहिए बाहर जैसी तो नहीं है। तो ये उनके कुछ अधिकारों का हनन भी है। नाउ ऑथर ने कहा है कि प्रिजन्स कुड बी द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, क्योंकि एक साथ तो इंडिया की प्रिजन्स की एक दूसरी बड़ी समस्या है ओवर क्राउडिंग की। अगर आपको कोई प्रिजन की समस्याएं लिखने के लिए आए तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, 150%, इवन कुछ जेलों में तो 200% तक की ओवर क्राउडिंग है ना, 200% तक की ओवर क्राउडिंग है। तो ओवर क्राउडिंग बहुत बड़ी समस्या है। और ओवर क्राउडिंग के कारण होता क्या है कि जैसे बैरक के अंदर अगर सपोज केवल 75 लोगों को रहना है, या केवल 20 लोगों को रहना है, या केवल 40 लोग को रहना है, तो अगर 20 लोग को रहना है तो कहीं कहीं जगह में 50 लोग रह रहे हैं, 40 को रहना है तो कहीं कहीं जगह पे 70 रह रहे हैं, है ना। तो दिस इज द लेवल ऑफ ओवर क्राउडिंग। अगर एक व्यक्ति को भी होता है तो ऐसे में सबके पास वो ट्रांसमिशन फैलने का खतरा रहता है। तो देयरफॉर ऑथर ने कहा है कि दीज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, ठीक है ना। अब इंडिया में जो प्रिजन एक्ट है, द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 चलता है, प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। अभी रिसेंटली 2016 में एक और चीज़ बता दूं कि 2016 में मॉडर्न प्रिजन मैनुअल आया था, मॉडर्न प्रिजन मैनुअल भी आया था 2016 में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं वो अपने प्रिजन मैनुअल्स को चेंज करते जा रहे हैं, है ना। एंड इंडियन स्टेट का जो प्रिजन एक्ट था वो 1894 का है, द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। और ये जो है प्रिजन्स जो है, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब जैसे ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिजन्स में क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति को होगा तो बहुत सारे लोगों को चांसेस है कि वहाँ पे हो जाए। इसलिए ऑथर ने सजेशन में क्या दिया कि डीकंजस्ट करने के आपको प्लान सोचने पड़ेंगे। यू हैव टू थिंक ऑफ डीकंजस्टिंग द प्रिजन्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो अभी कोविड-19 था उसमें डीकंजस्टिंग के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी पैरोल का जो कंसेप्ट है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी पैरोल। 300 दिनों के लिए प्रिजनर्स को जो है वो बाहर छोड़ा गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है। काफ़ी जो है उनको डिकंजेस्ट भी किया गया, है ना। मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पे काफी ज्यादा प्रिजन, लगभग 6000 प्रिजनर्स थे जिनको कि बाहर निकाला गया इन द पैरोल्स, इमरजेंसी पैरोल, इस तरह के तरीकों से, है ना। ऑथर का ये कहना है कि बेसिकली कुछ स्टेप्स लिए गए हैं प्रिजन्स में फॉर द रिफॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिजन्स को अब करेक्शनल सर्विसेज बोलते हैं, करेक्शनल होम्स कहा जाता है। करेक्शनल होम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपको मतलब प्रिजन पहले जेल बोलते थे, अब उसको करेक्शनल होम बोलते हैं। मतलब वहाँ पे आपको सुधारा, हिंदी में उसका था सुधार गृह, ठीक है ना।
तो दैट इज़ द थिंग। अभी भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हेल्थ हाइजीन की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कई बार, और एक जैसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे। कुछ और सजेशंस अगर आपको लिखने हैं तो लिख देते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो कि आपके, क्योंकि वहाँ पे डिप्रेशन और ये सब बहुत आम चीज़ें हैं, है ना। तो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो कि आपके मेंटल लेवल को बैलेंस करके चलेगा, है ना। तो मेनी प्रिजनर्स आर लैंग्विशिंग इन द प्रिजन्स, एंड उन सब के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट उठा सकता है। दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन द आर्टिकल। एंड ऑथर ने ये कहा बेसिकली कि कई बार प्रिजनर्स बस नहीं परेशान होते, उनकी पूरी फैमिली परेशान होती है, जैसे कि उनके बच्चों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, एंड नॉर्मल जो चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना। एंड स्पेशली द गर्ल चिल्ड्रन ऑफ द प्रिजनर्स, जो गर्ल चिल्ड्रन होती हैं प्रिजनर्स के, वो काफ़ी ज़्यादा इस कारण से परेशान रहते हैं, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। नाउ ऑथर सेज दैट कि इमीडिएट स्टेप्स उठाने की जरूरत है, प्रिजन रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, एंड स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक एंड कोविड-19, स्पेशली फॉर द यूटी प्रिजनर्स का और ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और ऐसा ना हो कि उनके राइट्स या उनके अधिकारों का जो हनन है वो होने लगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो है डोंट डाउट इंडियन वैक्सीन्स। अब ऑथर यहाँ पे जो जी पद्मनाभन है, उनका ये कहना है कि इंडियन वैक्सीन्स को डाउट करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑथर ने कहा कि किसी भी सेकंड वेव, अगर कोई पैंडेमिक है या कोई डिसीज़ है, उसके सेकंड वेव को अगर आपको रोकना है तो वो बिना वैक्सीनेशन के पॉसिबल नहीं होता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वैक्सीनेशन। देयरफॉर ऑथर ने कहा कि अगर आप इस तरीके की हेजिटेंसी दिखाएंगे या फिर आप इस तरीके की मतलब कि शक की निगाहों से देखेंगे, या अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये वैक्सीन है यूज़फुल कि नहीं, तो इससे वैक्सीन हेजिटेंसी ही बढ़ेगी और इसका नुकसान बहुत टर्म्स में इंडिया को झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड वेव आपको रोकनी भी है, और अगर वैक्सीन हेजिटेंसी रहेगी तो फिर वो नहीं रुक पाएगा। ऑथर का ये कहना है कि चाहे वो मॉडर्ना वैक्सीन हो, चाहे फाइजर वैक्सीन हो, जिन्होंने 90% एफिकेसी रिपोर्ट की है, वहाँ पे भी केसेस हैं, वहाँ पे भी निगेटिव केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडियन वैक्सीन प्रॉब्लमेटिक है। आपके दिमाग में क्या कि नहीं ये तो भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन तो हम नहीं लेंगे, तो ये भी दिमाग से निकाल देना है। ऑथर ने कहा कि कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं, जब तक वो मास में आप नहीं दोगे तब तक आप उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो वैक्सीन एफिकेसी है कि नहीं। अगर मान लो रेबीज की वैक्सीन है, तो क्या आप किसी व्यक्ति को रेबीज करवाओगे फिर वैक्सीन दोगे? क्या नहीं दोगे ना। तो आप वेट करोगे कि किसी को रेबीज हो जाए तो आप उसको दे दो, तब वो, तो ये वही चीज़ है कि नहीं दोगे तब तो वो आदमी नुकसान ही झेलेगा। अगर दे दोगे तो देयर इज अ चांस कि वो ठीक हो जाए। फिर ऐसे से ही आपका केस बनता है कि ठीक है, इतने लोगों को हमने दिया और इतने लोग ठीक हो गए, इसका मतलब इतनी एफिकेसी है। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। यहाँ पे बेसिकली यही है कि SARS-CoV-2 भी जो है वो बोथ इंटेलेक्चुअली एंड मेडिकली चैलेंजिंग है। SARS कोरोना वायरस 2 इज ऑल्सो बोथ इंटेलेक्चुअली एंड मेडिकली चैलेंजिंग, बट देर हैज़ बीन नो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इन हिस्ट्री अदर दैन वैक्सीनेशन टू सेव लाइव्स। तो ऑथर ने यह भी कहा है कि वैक्सीनेशन के अलावा हिस्ट्री में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसने कि ठीक किया हो लोगों को, एंड देयर फॉर वैक्सीनेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्रेश इन्फेक्शंस एंड द सेकेंड वेव। तो फ्रेश इन्फेक्शंस और सेकेंड वेव को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करवाएं, आप वैक्सीनेशन करवाएं, एंड दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ये आपको याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, इट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट टू डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी अंडर द DCGI, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो कमेटी है उसके ऊपर, उसकी इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठाया कुछ लोगों ने कि भाई वो क्या जाने, वो कैसे करते हैं, सही नहीं किया, अप्रूवल ऐसे ही दे दिया, तो ये भी गलत है। इंटीग्रिटी ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया शुड नॉट बी अंडर डाउट, एंड दे हैव फॉलोड अ प्रॉपर प्रोसेस, दे ऑलवेज फॉलो अ प्रॉपर प्रोसेस, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। एंड ऐसा नहीं कि इमरजेंसी अप्रूवल है तो कैसे भी दे दिया कि ठीक है हाँ जो भी बना दे दो, है ना, पतंजलि रामदेव को दे दो, ऐसा तो नहीं है ना कि रामदेव को दे दिया। तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ वाली बात है कि जो DCGI का अप्रूवल भी होता है वो एक्सपर्ट कमेटी है, बहुत सारी चीज़ों को सोच करके वो अप्रूवल देती है, ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही दे देंगे, है ना। दूसरी चीज़, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट लिमिटेड अप्रूवल हैज़ बिन गिवन इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, और अप्रूवल भी जो दिया गया है देखो वो लिमिटेड अप्रूवल दिया गया है इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, मतलब कि इस वैक्सीन को देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ऐसा नहीं कि मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी या लोगों के बारे में पता नहीं किया जाएगा या उनको छोड़ दिया जाएगा। तो दैट इज द थिंग कि ये जो अप्रूवल भी है ये लिमिटेड अप्रूवल है विद क्लिनिकल ट्रायल मोड विच वाज एसेंशियल, ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं थी, तो इसकी भी जरूरत थी। एंड यहाँ पे ऑथर ने बोला कि कोई पर्टिकुलर केस फेवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल सबके बारे में सोचा जा रहा है, जिसको जिसको वैक्सीन दी जाएगी उन सबके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी।
एंड वी विल गेट द रियल डेटा ऑन एफिकेसी, क्योंकि एफिकेसी जो टर्म है वो तभी आपको पता चलेगा जब रियल लाइफ सिनेरियो में आप वैक्सीन देना शुरू करोगे। तो ऑथर ने कहा कि एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन विल बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर इट इज वैक्सीनेटिंग द मासेस। जब तक आप मासेस को वैक्सीन नहीं दोगे तब तक आप वैक्सीन की एफिकेसी पता ही नहीं कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली अफोर्डेबिलिटी कुड बिकम एन इशू, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजिनस एफर्ट्स विल ओनली जियोपार्डाइज सच एफर्ट्स। तो वहां पे ऑथर ने कहा है कि अगर आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे इंडियन वैक्सीन का बस, तो वो जियोपार्डाइज कर देगा पूरी एफर्ट्स को। जितनी भी एफर्ट्स लगाई गई, इतने रिसर्चर्स और इन लोगों ने मिलकर के जो एफर्ट्स लगाए हैं वो सारी जियोपार्डाइज हो जाएगी। एंड इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन टू बी वैक्सीनेटेड एंड वी नीड टू मूव अहेड। यहां पे ऑथर ने कहा है कि वी नीड टू मूव अहेड ऑफ दिस, हमारे यहां इतनी पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीनेशन की जरूरत है। और शक करने से हम केवल वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाएंगे और लोगों के अंदर डाउट्स क्रिएट करेंगे। तो दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल टू मीट द फार्मर्स ग्रुप। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल अपॉइंट किया था फॉर फार्म लॉज, वो अब मीट करेगा फार्मर से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग। आगे मूव करें, टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज रिपोर्ट सबमिट्स रिपोर्ट टू पीएमओ। अब एक टास्क फोर्स बनाई गई थी आफ्टर द बजट। इस बार का जो बजट आया था इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो मैरिज एज ऑफ गर्ल्स है, गर्ल्स की मैरिज एज को चेंज करने की जरूरत है ताकि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उनको कम किया जा सके। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए जो मदरहुड की एज है उसको चेंज करने की जरूरत है। यहां पे एक टास्क फोर्स भी सेटअप की गई थी। टास्क फोर्स जो बनी गई थी वो जया जेटली की अध्यक्षता में बनी थी, याद रखिएगा। द कमिटी के चेयरपर्सन जो थी वो थी जया जेटली जी। एंड अंडर द कमिटी देयर हैव बीन सम रिकमेंडेशंस अभी रिलीज नहीं किए गए हैं। वी विल बी गिविंग अ थॉरो वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी वाज जया जेटली कमिटी, जो कि एज ऑफ मैरिज के बारे में देख रही है। तो ये आप फैक्ट एक जरूर याद रखिएगा। लैंड अंडर पीएलएस कंट्रोल सिंस 1959। यहाँ पे अभी एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाए हैं। एंड उन सैटेलाइट पिक्चर्स में ये दिखाया कि चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाइनीज कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे बॉर्डर पे किया गया है, हमारे एरिया में किया गया है। अब इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। इंडिया ने ये भी कहा है कि हाँ हमको पता है बहुत पहले से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि वी नो बहुत पहले से 1959 के बाद से ये विलेजेस उन्होंने क्रिएट किए हैं। सैटेलाइट इमेजेस जो है वो एक विलेज के हैं ऑन द बैंक्स ऑफ सारी चू रिवर। तो सारी चू रिवर याद रखिएगा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वहां पर सारी चू रिवर में कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड इस कंस्ट्रक्शन का बेसिकली जो था, इसके कारण ये इंडिया ने एक्सेप्ट किया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने इस तरह से वोकली एक्सेप्ट किया हो कि हाँ इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना। अगली न्यूज है न्यू मॉनसून फोरकास्ट मॉडल ऑन द एनविल। अब न्यू मॉनसून फोरकास्ट मॉडल आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो लेकर के आएगा। क्यों लेकर के आएगा मैं उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि अभी क्या हुआ कि दो लगातार बैक टू बैक नॉर्मल मानसून वाले ईयर्स थे, है ना। बैक टू बैक दो नॉर्मल मानसून के ईयर्स थे। एंड ये तीसरी बार ऐसा हुआ है इन द सेंचुरी दैट इंडिया सॉ बैक टू बैक ईयर्स ऑफ अबव नॉर्मल रेनफॉल हमको देखने को मिली। ऐसा बैक टू बैक तीसरी बार हुआ है सेंचुरी में। तो ये चीज आईएमडी जो था इट फेल्ड टू फोरकास्ट। आईएमडी जो है इसको फोरकास्ट नहीं कर पाया। एंड इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि नाउ देयर इज टाइम टू चेंज द मेथोडोलॉजी। अभी की जो फॉर्मल मेथोडोलॉजी वो क्या है, वो सिमुलेटेड ऑन सुपर कंप्यूटर। सिमुलेशन मेथोडोलॉजी है ऑन द सुपर कंप्यूटर्स। एंड सुपर कंप्यूटर में सिमुलेट करके ये मेथोडोलॉजी का वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एंड नए जो 3 मॉडल्स हैं अंडर कंसीडरेशन, फर्स्ट इज द 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल। 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल यानी कि इसको क्या बोलते हैं, डायनामिकल मॉडल बोलते हैं। 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल डायनामिकल मॉडल होता है। इसमें आउटपुट वुड बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल वन। तो सारे आउटपुट्स को कंबाइन करके सिंगल आउटपुट बनाते हैं। देन अ मॉडल दैट गेजेस रेनफॉल बेस्ड ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक्स। याद रखिएगा दूसरा क्या है, अ मॉडल दैट गेजेस रेनफॉल बेस्ड ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर ऑन द ट्रॉपिक्स, ये दूसरा मॉडल है। एंड तीसरा स्टैटिस्टिकल मॉडल बेस्ड ऑन द क्लाइमेट वेरिएबल्स। तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिकल मॉडल बेस्ड ऑन द क्लाइमेट वेरिएबल्स ड्यूरिंग द प्री मानसून के टाइम में। तो ये कुछ 3 मेथोडोलॉजीज हैं जिनमें से कोई एक मेथोडोलॉजी आईएमडी सेलेक्ट करेगा। आईएमडी के बारे में अगर आपको बताऊं तो आईएमडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, 1875 में बना था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। अब ये रेनफॉल क्या होता है, देखो एक रेनफॉल के लिए होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो रेनफॉल होती है वो 50 साल के बीच की एवरेज रेनफॉल होती है। अभी ये 50 साल 1951 से लेकर के 2001
के बीच का है, 1951 से 2001 का बीच का पीरियड है। इसमें लॉन्ग पीरियड एवरेज जो रेनफॉल है वो 88 सेंटीमीटर ली गई है। एवरेज जो रेनफॉल है 88 सेंटीमीटर ली गई है। अब देखो नॉर्मल रेनफॉल और नियर नॉर्मल रेनफॉल जो है वो LPA प्लस माइनस, मतलब आपका LPA जो है प्लस माइनस 10% के होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा जो है आपका बिलो नॉर्मल जो होता है वो होता है लेस देन 10% ऑफ LPA, लेस देन 10% ऑफ LPA। एबव नॉर्मल जो होता है 104 to 110% ऑफ LPA। अगर 104 से 110% ऑफ LPA हो रही है बारिश तो उसको हम बोलेंगे एबव नॉर्मल। यही रेनफॉल जो है इंडिया की हो रही थी, 104 to 110% एबव नॉर्मल। डेफिशिएंट मतलब कि 90% ऑफ LPA से कम, और एक्सेस रेनफॉल मतलब कि 110% ऑफ LPA से भी ज़्यादा। तो ये रेनफॉल के अलग अलग टाइप्स हैं, इनको याद रखिएगा। सेंटर्स एफिडेविट पुशेस फॉर वाइड रोड्स। अब चार धाम में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था कि वहाँ पे रोड्स को चौड़ा करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर फॉर द ट्रूप मूवमेंट, ईजी ट्रूप मूवमेंट होने के लिए चार धाम रीजन में करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या हुआ, एक इसमें जजमेंट आया, जजमेंट में माइनॉरिटी जजमेंट ये था, माइनॉरिटी मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पे बेसिकली ये है, सुप्रीम कोर्ट विल हियर द केस रिलेटेड टू चार धाम। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस सुनेगा जल्दी से रिलेटेड टू चार धाम। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद हाई पावर्ड कमेटी ने ये बोला है कि हाँ भाई चौड़ा करने की जरूरत है। मान लो 7 लोग थे तो 4 लोगों ने बोला हाँ, 3 लोगों ने बोला नहीं। तो अब जो माइनॉरिटी व्यू था उसका क्या कहना था, उसका ये कहना था कि जो हिमालयन इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल है और इसलिए वहाँ पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन और इस तरह के रोड चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी व्यू ने कहा कि नहीं, जरूरत है, बिकॉज इससे सीरियस सिक्योरिटी रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं। एंड अब सुप्रीम कोर्ट विल हियर द पिटीशन सून। चार धाम के अंतर्गत आता क्या है, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। याद रखिएगा चार धाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ। हरिद्वार इज नॉट अ पार्ट ऑफ चार धाम, ये सप्तसूरी का है पार्ट, ना कि चार धाम का। CVC प्रेसेस फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ विजिलेंस केसेस। तो CVC ने कहा है कि जो विजिलेंस केसेस हैं, इतने सारे पेंडिंग विजिलेंस केसेस हैं, उनको जल्दी सही करने की जरूरत है। CVC एक वॉच डॉग है जो कि प्रोबिटी वॉच डॉग है एंड ये सेटअप किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1964 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ के संथनम कमेटी। के संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन में किया गया था, है ना, एंड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। एंड कंपोजिशन में इसमें CVC हेडेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं इसके अलावा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्ट कमेटी। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। सेलेक्ट कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है इसमें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा होता है एंड मेजॉरिटी ग्रुप लीडर इन पार्लियामेंट होता है। नहीं मतलब ये 3 ही मेंबर होते हैं इस कमेटी के। प्रेसिडेंट कौन होता है इसका, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, होम अफेयर्स मिनिस्टर इसका दूसरा मेंबर होता है एंड जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी या मेजॉरिटी पार्टी जो होगी अपोजिशन में, वो उसका जो लीडर रहेगा वो रहेगा। तो ये 3 हो गया आपका मेंबर हो गए। फिर ये सेलेक्ट कमेटी बताती है, फिर इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये एक इंटीग्रिटी इंडेक्स भी निकालता है, CVC इंटीग्रिटी इंडेक्स भी निकालता है। और टर्म जो होता है उनका 4 साल का और 65 साल का रहता है, 4 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। एंड इनको रिमूव करना है तो रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का बेसिस पे इनको हटाया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बीजिंग स्लैम्स US आफ्टर इट पॉइंटेड फिंगर एट द वुहान लैब। तो USA ने बोला कि भैया वुहान के कारण सब कुछ हुआ है, चाइनीज वायरस ये सब चीज़ें बोली, तो उन्होंने बीजिंग ने जो है वो अभी हड़काया है इनको। So that is the thing. Government may rise the import duties by 5 to 10%। अब गवर्नमेंट जो है वो 5 से 10% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाने की सोच रहा है। अब क्यों बढ़ाने की सोच रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अप्लायंसेस, इन सब में बढ़ाने की सोच रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाने से क्या होगा कि जो बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे मान लो चाइना के जो मोबाइल आ रहे हैं, तो वो थोड़ा महंगे हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है वो थोड़ा महंगे हो जाएंगे। महंगे होने का कारण क्या है, क्योंकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, अभी देखो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का एक प्रॉपर रेट हो रहता है। बाहर से अगर सामान आता है तो वो सस्ता होता है, तो लोग बाहर वाले सामान को ज़्यादा खरीदते हैं, इंडियन सामान को नहीं खरीदते। तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि जब बाहर का सामान भी महंगा हो जाएगा और आपके यहाँ का सामान भी ठीक ठाक रेट पे है, तो हो सकता है लोग आपके सामान खरीदो। तो एक तरीके से इंडिजनाइजेशन को पुश देने के लिए, एक तरीके से आपका भारत में अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको पुश देने के लिए, मेक इन इंडिया को पुश देने के लिए ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है। द मूव, देखो यहाँ लिखा है, द मूव टू इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटीज इज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कैंपेन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, द कैंपेन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को आप फायदा दे रहे हो ना,
इसके अलावा आपको एडिशनल रेवेन्यू भी मिल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से जो इंपोर्ट होगा उसमें आपको एडिशनल लगभग 200 बिलियन रुपीज़ या 210 बिलियन रुपीज़ का आपको रेवेन्यू इंक्रीज भी होगा। तो रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रही रहा है। दूसरी चीज़ और क्या हो रही है, आपके जो इंडियन गुड्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इंडियन मार्केट्स में, ठीक है ना। इसमें दिक्कत होगी आइकिया को, जैसे स्वीडिश फर्नीचर मेकर्स हैं, फिर टेस्ला होगा, टेस्ला कार रिलीज करने वाला था, वहाँ पे भी थोड़ा महंगा होगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। अगली जो न्यूज़ है वो है चाइनाज इकोनॉमी ग्रोथ 2.3%, द स्लोएस्ट पेस इन 44 ईयर्स। तो ये 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना जो है वो 2.3% से ग्रो किया हो इन द कोविड ईयर। अब ये बड़ी बात है कि कोविड ईयर में भी इतना ग्रो करके जब सारी इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो चाइना ने ज़रूर कुछ गड़बड़ी की है। कुछ क्या, पूरी गड़बड़ी चाइना की है। खैर मैं खुद उसको आज तक चाइनीज़ वायरस ही बोलता आ रहा हूँ, कोरोना वायरस को, है ना। तो इसको चाइनीज़ वायरस ही बोलना चाहिए। एंड चाइना की इकॉनमी जो है उसने बेसिकली वो किया था काफ़ी ज़्यादा, और 2.3% से ग्रो किया, विच वॉज स्लोएस्ट, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड